देखें, जैसे असाइनमेंट का ये हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 था असाइनमेंट का। इसमें अगर इसके मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, एक तो आप इसमें डाटा हैज़र्ड्स को देख लेते हैं कि जो जिन जिन इंस्ट्रक्शन में डाटा हैज़र्ड आता है उनको आपने रिजॉल्व कर लिया, आपने समटाइम्स उसको वेट करवा लिया, किसी केस में आपने उसको वेट करवा लिया, किसी केस में आपने उसको डाटा को फॉरवर्ड कर लिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इसके बाद जब हम आते हैं कंट्रोल हैज़र्ड्स में, चूँकि इसमें एक इंस्ट्रक्शन एक ही है जो है ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन बेसिकली अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन बेसिकली 23 टाइम्स एवेलुएट होती है, जिसमें से 22 टाइम्स इसकी वैल्यू ठीक आती है। और यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करता हूँ, आप देखें यहाँ पर अगर कंट्रोल हैज़र्ड्स हम देखें तो इसके जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए थे, तो सबसे जो लीस्ट प्रेफर्ड सोल्यूशन होगा वो ये होगा कि आप अगर यहाँ पर डिले देते हैं। ठीक है, अगर आप स्टॉल करते हैं तो हर दफ़ा जब भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आएगी कि 1 क्लॉक साइकिल का आपको डिले देना पड़ेगा, तो दिस वुड कंट्रीब्यूट टू 22 क्लॉक साइकिल्स टू द टोटल टाइम जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो हम स्टॉल को अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ दूसरा सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं अच्छा हम लेट से प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करता हूँ तो प्रेडिक्शन में अगर आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है इसकी आउटकम अगर लेट से आप प्रेडिक्ट करते हैं कि फॉल्स होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेडिक्ट ब्रांच आउटकम इज़ फॉल्स। अगर आप ये प्रेडिक्ट करते हैं और नॉर्मली अगर मैं इसको देखता हूँ फर्स्ट आइट्रेशन में, तो पहली दफ़ा इसकी ब्रांच की आउटकम फॉल्स होगी क्योंकि R1 और R9 की वैल्यूज़ इक्वल नहीं होगी। जैसे इक्वल होगी तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये आउटकम आपकी फॉल्स होना शुरू हो जाती है। अगर मैं हिस्ट्री टेबल में आपने ये फिक्स रखा हुआ है कि ब्रांच आउटकम इज़ फॉल्स, और हर दफ़ा अगर आउटकम में भी फॉल्स आती जा रही है तो आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो रही है। इसका मतलब है कोई क्लॉक साइकिल की पेनल्टी नहीं हो रही। लास्ट जब आइट्रेशन में सीपीयू देखता है कि लास्ट आइट्रेशन में जब फॉर एग्ज़ाम्पल R9 की वैल्यू और R1 की वैल्यू 22 हो जाती है, तो उस केस में आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आउटकम फॉल्स होगी, लेकिन आउटकम जो है वो एक्चुअली ट्रू होती है। तो प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट वाला लेबल पे शिफ्ट हो जाता है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो लास्ट जो आइट्रेशन है उसमें आपको, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो पेनल्टी जो होगी विल बी 1 क्लॉक साइकिल एट द एंड ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, लूप में जो आखिरी आइट्रेशन होगी उस केस में आपको 1 क्लॉक साइकिल की पेनल्टी होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस सोल्यूशन से भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट से अगर हमारे पास इस प्रोग्राम में सिनेरियो इस तरह से हो, जैसे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, अगर मैं इन इंस्ट्रक्शंस को स्केजुअल इस तरह से कर लूँ कि मेरे पास कोई ऐसी एक इंस्ट्रक्शन आ जाए जो लेट से इसमें डिपेंडेंट ना हो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन की में ऑपरेंड्स हैं R1 और R9 है, R1 और R9 के साथ डिपेंडेंट ना हो। अगर मैं इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल यही दो इंस्ट्रक्शन चूज़ कर लेता हूँ, लास्ट वाली जो है ब्रांच वाली और ब्रांच से पहले वाली, ऐड आई की इंस्ट्रक्शन है R5 और 234 लिखा हुआ है और साथ ही ब्रांच लिखा हुआ है। अगर मैं ऐड आई वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसको मैं स्केजुअल कर लेता हूँ, इसको मैं स्केजुअल करने का मतलब यह है कि मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन को, और इसको मैं ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के इमीडिएटली बाद एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और मैं स्पेसिफाई ये कर दूँ कि आर्किटेक्चर में मैं स्पेसिफाई ये कर दूँ कि जो ऐड आई की इंस्ट्रक्शन है वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के बाद लाजमी चले। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से चलाना शुरू कर देता हूँ। तो होता क्या है कि हमें जो ये 1 क्लॉक साइकिल की पेनल्टी नॉर्मली होती है प्रोडिक्शन के केस में, तो वो वाली पेनल्टी भी हमारी नहीं होगी। हमें हमारा उस केस में जो 1 क्लॉक साइकिल जो वेस्ट होता है वो वाला भी सेव हो जाएगा। अगर मैं स्केजुअल कर लेता हूँ, कोड रीअरेंज कर लेता हूँ कि ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन को मैं ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के बाद चला लेता हूँ, और स्पेसिफाई ये कर देता हूँ कि जब भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसके बाद सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके जाएगा।
अब यहाँ पे अगर मैं इन दो इंस्ट्रक्शंस को देखता हूँ, ऐड आई वाली जो R5 234 कॉल कर रही है और जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन कॉल कर रही है, दोनों इंस्ट्रक्शन आपस में इंडिपेंडेंट है। इनमें ऑपरेंड्स भी कॉमन नहीं है और कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड्स चेक हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल R1 और 9, वो वाले भी ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन से नहीं आ रहे। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको मैं जस्ट आपस में अगर शफल कर लेता हूँ और डिले स्लॉट वाली स्ट्रेटजी में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के बाद एक इंस्ट्रक्शन लाजमी सीपीयू चलाएगा, उसके बाद डिसीजन लेगा, जो भी डिसीजन उसने लेना है, ट्रू लेना है या फॉल्स लेना है। तो ये जो 1 क्लॉक साइकिल की पेनल्टी है, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो ब्रांच would introduce 0 clock cycle delay in this case। ठीक है, अगर मैं डिले स्लॉट वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ तो ये इस केस में बेस्ट सोल्यूशन बनता है, क्योंकि मेरे पास कोड में ऑप्शन है कोड को शफल करने की, कोड को मैं रीस्केड्यूल कर सकता हूँ। अगर मैं कोड को रीस्केड्यूल कर लेता हूँ और डिले स्लॉट वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ तो हम कंट्रोल हैज़र्ड्स को कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि हमने रिमूव कर दिया, हमने उनको इस तरह सॉल्व कर लिया है कि किसी किस्म का कोई डिले नहीं आ रहा। इन केस अगर कोड में डिपेंडेंसीज हैं, इंस्ट्रक्शंस आपस में डिपेंडेंट इस तरह से हैं कि हम उनको शफल नहीं कर सकते, ऑपरेंड आपस में डिपेंडेंट हों, ठीक है, तो उस केस में फिर हमें ब्रांच प्रेडिक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ब्रांच प्रेडिक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे, अगर मैं हिस्ट्री टेबल में इनिशली प्रेडिक्शन में फॉल्स करता हूँ तो मुझे 1 क्लॉक साइकिल का डिले टोटल पड़ता है पूरे रिपीटिशन में। या अगर मैं हिस्ट्री टेबल में इनिशली लेट से ट्रू अज्यूम करता हूँ और इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो उस केस में टू क्लॉक साइकिल्स का डिले होगा, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन केस अगर हम हिस्ट्री टेप ब्रांच प्रेडिक्शन में आप इसको ट्रू अज्यूम कर लेते हैं तो उस केस में 2 क्लॉक साइकिल्स की पेनल्टी होगी, 2 क्लॉक साइकिल्स, 1 एट द स्टार्ट ऑफ लूप एंड 1 एट द एंड ऑफ लूप। ठीक है, तो ये सिनेरियो बनेगा अगर हम कंट्रोल हैजर्ड्स के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो। तो प्रेडिक्शन में हम अब प्रेडिक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, इन इन सारे केसेस में हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, असम्पशन हम इन हर केसेस में ये ले रहे हैं कि डिसीजन जो है वो बेसिकली डिकोडिंग स्टेज में हो रहा है। ब्रांच डिसीजन जो है वो डिकोडिंग स्टेज में हो रहा है, मतलब अर्ली डिसीजन वाली जो एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने पढ़ी थी वो वो इम्प्लीमेंटेड है कि ब्रांच का जो डिसीजन है वो बेसिकली डिकोडिंग स्टेज में ही हो रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम आप डिफरेंट सॉल्यूशंस को प्रपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाले मैंने जो लिखे हुए यहाँ पे इस केस में दीज एक्चुअली आर 1 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर्स। ठीक है, ये 1 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर्स हैं। 1 बिट के ब्रांच प्रेडिक्टर्स में अगर आप ट्रू फॉल्स अज्यूम करते हैं तो पेनल्टीज़ 1 और या 2 क्लॉक साइकिल्स की हो सकती हैं। इन केस अगर मैं 2 बिट का ब्रांच प्रेडिक्टर यूज़ करता हूँ तो 2 बिट के ब्रांच प्रेडिक्टर में भी अगर मैं इनिशली ठीक प्रेडिक्ट कर लेता हूँ तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इनिशली फॉल्स प्रेडिक्ट कर लेता हूँ तो उसमें 1 क्लॉक साइकिल का डिले होगा। अगर उस केस में मैं इनिशली ट्रू अज्यूम कर लेता हूँ 2 बिट का ब्रांच प्रेडिक्टर में, तो उस केस में नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स की जो पेनल्टी वो 3 हो जाती है। तो 2 बिट का जो ब्रांच प्रेडिक्टर है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करता, लेकिन वो परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकता है इन केस अगर आप इनिशली रॉन्ग प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो। और अगर मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह से करता हूँ कि जो यहाँ पर लूप की इंस्ट्रक्शन है, लूप की इंस्ट्रक्शन अगर नेस्टेड के सिनेरियो नेस्टेड रिपीटिशन में लगी हुई है तो उस केस में हमें 2 बिट का ब्रांच प्रेडिक्टर यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें हर दफ़ा जो कंडीशन ब्रांच की एक दफ़ा प्रोसेसर जब इसको चला कर जाता है तो उसका स्टेटस को चेंज कर देता है एक गलत प्रेडिक्शन पे। तो उसको हम अगर ना चेंज करें, उसको हम फिक्स रखें अपनी प्रेडिक्शन बिट को, तो हमें बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो 2 बिट का ब्रांच प्रेडिक्टर बेसिकली नेस्टेड लूप्स के सिनेरियो में बेहतर हो सकता है। सिंगल अगर इटरेशन है, सिंगल लूप लगा हुआ है तो उस केस में 1 बिट का ब्रांच प्रेडिक्टर सफिशेंट है।
ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि अगर हम डिले स्लॉट में ऐसी इंस्ट्रक्शन ढूंढ लेते हैं जिसको हम अगर रीस्केजुअल कर लेते हैं, जैसे इस केस में बता रहा था कि अगर मैं ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन को और ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन को आपस में शफल कर लेता हूँ और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ब्रांच के बाद एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू चला के जाएगा टारगेट एड्रेस पे, तो हमें बिल्कुल किसी किस्म का डिले नहीं देना पड़ता। सीपीयू बेसिकली जो कंट्रोल हैज़र्ड्स की वजह से जो डिले होंगे वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि आपके पास अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस आपको डिफरेंट तरह से प्रपोज करने पड़ सकते हैं। आपने कोशिश यही करनी है कि सर ऐसा सॉल्यूशन हो नेस्टेड जिस लूप नंबर ऑफ। में जी। सर सर नेस्टेड लूप में अगर हम डिले स्लॉट की जगह ये इस तरह से हम शफल करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ेगा? डिले स्लॉट का मतलब शफल करना ही है ना। मतलब अगर हम शफल करेंगे नेस्टेड लूप में, जैसे ठीक ऐड है, आई और बी क्यू को आपस में, बिल्कुल तो देखें अगर नेस्टेड में नेस्टेड फर्क पड़ेगा? बिल्कुल देखें अगर नेस्टेड लूप में भी आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है जिसको आप शफल करते हैं, तो आप बिल्कुल ज़ीरो क्लॉक साइकिल की डिले पे वो कंट्रोल हैज़र्ड्स को सॉल्व किया होगा आपने। ठीक है, दिस इज सब्जेक्टिव टू द प्रोग्राम। अगर आपके पास कोड में ऐसी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है जो इंडिपेंडेंट है जिसको आप स्केजुअल कर सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर सोल्यूशन है डिले स्लॉट वाला। आपने पहली पहली ट्राई इसी की करनी है। इन केस अगर आपको कभी कोई इसका प्रॉब्लम आता है तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट इसकी करनी है कि डिले स्लॉट आता है, डिले स्लॉट में कोई काम होता है, अगर कोड शफल कर सकते हैं आप और स्पेसिफाई कर सकते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट। अगर आप इसमें नहीं जा सकते तो फिर आप ट्राई करेंगे प्रेडिक्टर में आप 1 बिट का प्रेडिक्टर चूज़ कर सकते हैं, 2 बिट का प्रेडिक्टर यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर ब्रांच की आउटकम इस तरह से है कि वो कभी ट्रू हो जाती है कभी फॉल्स हो जाती है, मतलब एक इटरेशन में ट्रू हो एक इटरेशन में फॉल्स हो, अब ऑइंग टू द वेरिएबल वैल्यूज़, तो उस केस में हो सकता है प्रडिक्शन आपको मे बी प्रडिक्टर आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो, तो हो सकता है आपको हिस्ट्री टेबल में मतलब हिस्ट्री टेबल में प्रडिक्शन को आप उसकी प्रडिक्शन बिट को चेंज करने पड़े, या 1 बिट के प्रेडिक्टर पर जाना पड़ा, या 2 बिट के प्रेडिक्टर पर जाना पड़ा, या इवन अगर ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे तो आप सिंपल सोल्यूशन रखते हुए आप हो सकता है इस पे चले जाएं। आप कहें कि नहीं, सिंपल जो सोल्यूशन है हम लोग डिसीजन डिकोडिंग स्टेज में कर लेंगे और हर दफ़ा हम क्लॉक साइकिल में 1 क्लॉक साइकिल का डिले देते जाएंगे। या हो सकता है आप स्टैटिक प्रेडिक्शन कर रहे हो कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ऑलवेज कंडीशन आउटकम ट्रू होगी या ऑलवेज आउटकम फॉल्स होगी। तो ये जो कंट्रोल हैज़र्ड्स के सोल्यूशन है, दिस इज़ मोर लाइक डिस्कशन कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करेंगे। सोल्यूशन तो आप निकाल लेंगे किसी भी तरीके से, सोल्यूशन निकालना तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप सिंपल सोल्यूशन, सबसे सिंपल सोल्यूशन रख लेंगे, आप कहें कि जब भी कंट्रोल हैज़र्ड आएगा हम वेट कर लेंगे जब तक उसकी आउटकम डिसाइड नहीं करता, वो जब तक डिसीजन होता नहीं कि वो ट्रू है या फॉल्स है तब तक आप वेट करते हैं। ये भी एक सोल्यूशन है, लेकिन इस सोल्यूशन में टाइम वेस्ट होगा। आपने कोशिश यही करनी कि सोल्यूशन ऐसा हो जिसमें जिसमें टाइम वेस्ट ना हो, जिसमें सीपीयू के जो टोटल प्रोग्राम के जो क्लॉक साइकिल है वो मिनिमम हो। ठीक है।